आप सबका स्वागत है। ये कंक्लूडिंग सेशन है, कंक्लूडिंग इन ए वे कि यहाँ पे कंक्लूडिंग सेशन, इसके बाद अगला नेक्स्ट दिस सैटरडे वी आर गोइंग टू मीट अगेन, है ना। तो यहाँ पे ये सर्केडियन चार्ट आप सबके पास आ गया होगा, चेक कर लीजिए। ये आपके ही नाम का होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक का अलग अलग है। आपके 3 दिन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये हर एक का डिफरेंट है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके कि क्या है, कैसे यूज करना है, किस तरह से करना है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। शुरू करते हैं हम कुछ सवालों से जो आपने पूछे, कल रात को आपने सबमिट किए। यहाँ पे मोहन कुमार है यहाँ पे, आप है ना। आपने अपने कुछ आंकड़े दिए हैं यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, सीआरपी का, HbA1c का। फिर आप पूछते हैं व्हाट इज द रिकमेंडेशन फॉर द वैल्यू ऑब्जर्व्ड इन द रिसेंट टेस्ट एज इट इज हाई रिस्क वैल्यू फॉर हार्ट अटैक, कार्डियो अरेस्ट एज पर द डॉक्टर। देखिए, मैंने कल एक्सप्लेन किया था कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी, है ना, 250। और अगर उससे ज्यादा है तो दवाई से नहीं कम करना है, ज्यादा है तो डाइट को चेंज करना है, जो ऑलरेडी आप चेंज कर चुके हैं, पहली बात। और उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल में बाकी आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। और HbA1c आपका 8.3 है ना। तो 8 से नीचे नीचे हो तो सब ठीक है, ऐसे मान लीजिए। HbA1c अगला जब कराएंगे तो 3 महीने 4 महीने बाद कराएंगे। हर 3 से 4 महीने में हमारी ब्लड पूरा नया हो जाता है, तभी वो मीनिंगफुल है। अभी कराएंगे तो सिमिलर ही आएगा। तो ये आपका पहला सवाल है। आफ्टर हॉट वाटर इमर्शन, आपने किया था हॉट वाटर इमर्शन, BP systolic raised to 150 but the diastolic came down to 80, is it normal? नहीं, ऐसा होता नहीं है, दोनों चीज नीचे आ जाते हैं। हॉट वाटर इमर्शन जब करेंगे तो बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, क्योंकि कुछ चीजें बाहर चली गई। लेकिन आप ये भी समझिए कि जब भी ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उस वक्त एक और फैक्टर काम करता है, वो है आपका स्ट्रेस लेवल, या आपका कोई दिमाग में थॉट चलता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी होता है। इसीलिए कई बार जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं दिखाई देते। लेकिन इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर नीचे आता रहता है, क्योंकि आपके ब्लड का प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं किसी भी पल, है ना। आपका ब्लड शुगर भी बहुत सारे फैक्टर मिलकर तय करते हैं। उनमें से सिर्फ एक फैक्टर है फूड, एक फैक्टर है टाइम, लेकिन और भी फैक्टर है। जैसे सोच, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए किसी भी दिन, चेक करने के बाद एक डरावनी मूवी देखिए जिसमें आपको डर लगे, और डरावनी मूवी के बाद दोबारा चेक करके देखिए, 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी, आप पाएंगे कि आपका ब्लड शुगर शूट हो गया, ऊपर चला गया, अगर आपको डर लग रहा हो उस मूवी से तो। राइट, तो यानी कि डर से भी ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता है, क्लियरली फ्लक्चुएट होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, क्लियरली फ्लक्चुएट होता है ना। तो जो भी आंकड़े बॉडी में आते हैं वो मेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, सर्कमस्टेंसेस, कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं, किसी एक पे नहीं होता। उनमें से हम कोई एक फैक्टर को बदल के हम उस पूरे आंकड़े को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके उतने कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपकी सोच बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं होती कई लोगों की, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। दीपाशी वेदांता है क्या? नहीं है? अच्छा, आप हैं यहाँ पे, ठीक है। इन विच शुगर लेवल शुड वी गिव द इंसुलिन ड्यूरिंग द स्पाइक? शुगर लेवल 200 तक तो बहुत ही अच्छा है, 200 से 250 के बीच में सेफ लेवल है। 250 से ऊपर चला जाएगा तो फिर यानी कि ये थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, इट इज हाई। लेकिन इंसुलिन इज अनप्रिडिक्टेबल। जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं, जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको पता है कि कितने इंसुलिन पे कितना घटेगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। दैट इज वेरी वेरी रैंडम। थोड़ा सा लेंगे एकदम डिप कर जाएगा, बहुत ज्यादा लेंगे किस दिन तब भी कुछ नहीं होगा। तो दैट इज वेरी वेरी रैंडम, वेरी वेरी अनसर्टेन। तो हम ये करते हैं जो कि 250 तक तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
और 250 से 300 के बीच का जो मार्जिन है वो एक टॉलरेंस जोन मान लें। 300 से ऊपर कोई भी आंकड़ा दिखे, दिस मींस यू नीड लिटिल बिट ऑफ इंसुलिन, ऐसे मान लो। हाई ब्लड शुगर इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बट टेकिंग इंसुलिन राइट इज वर्थ। तो दोनों में अगर चूज करना है तो मैं ये, अगर मैं अपनी होता तो हाई शुगर रहने बाय गिविंग इंसुलिन इज हार्मोन, बॉडी में टू हार्मोन है, एक भी हार्मोन को छेड़ेंगे तो इस तरह से, जिस तरह से कई इंस्ट्रूमेंट है, तबले वाले को आपने कर दिया तो बाकी भी, तो उसी तरह से एक भी हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे। थायराइड के जो पेशेंट है, कल सवाल भी पूछना था, कुछ लोगों ने पूछा था कि थायराइड वो कैसे ठीक होगा। देखिए, थायराइड के पेशेंट्स को अलग से कुछ नहीं करना होता है। 3 मेडिसिन जो पहले दिन मैंने बताया था, मैं वही बताता हूँ, और हर महीने एक बार थायराइड चेक कराना है, TSH। और TSH जैसे जैसे नॉर्मल की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे अपने सूझबूझ से 50% मेडिसिन टेपर डाउन करते चले जाना है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 1 से 3 महीने के अंदर दवाइयां अक्सर छूट ही जाती हैं, चाहे फिर वो थायराइड की दवाइयां पिछले 20 साल से ले रहे हो तो भी। और छोड़ना जरूरी है, छोड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड हो जाएगा अगर नहीं छोड़ेंगे तो। जिस तरह से इंसुलिन को धीरे धीरे टेपर करना आवश्यक है, और अगर नहीं टेपर करेंगे तो फिर वो हाई ब्लड शुगर का वेरी वेरी लो ब्लड शुगर हो जाएगा। जैसे हमारे पेशेंट का हुआ, मुकाम सिंह जी का। मुकाम सिंह जी हैं यहाँ पे? आप है ना? ये मुकाम सिंह जी का ही है। अब इनकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ऐसे बाकी और भी लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, बट एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं हम। जो लोग यहाँ पे इंसुलिन लेते थे, उनको हमने एक ट्रैकिंग के लिए स्कैनर लगाया है, ताकि आपके 24 घंटे की ब्लड शुगर की रिपोर्ट हमें मिलती रहे लगातार। तो वैसे तो कल मैंने बोला था कि आपको ब्लड शुगर इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मुकाम सिंह जी ने फिर भी 5 यूनिट इंसुलिन ले लिया अपनी मर्जी से। तो अब देखिए, रात के 12 बजे इनका जो ब्लड शुगर है वो 50 से नीचे आ गया, देख रहे हैं रेड जोन, 50 से नीचे आ गया। तो जितना दिन भर में ब्लड शुगर शूट करता है, उतना ही आधी रात को डिप भी होता है नीचे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आधी रात का ब्लड शुगर आप में से किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा, रात के 2 बजे 3 बजे क्या हो रहा है, राइट? लेकिन अब यहां देख सकते हैं नीचे जाता है, और थोड़ा नीचे चला जाएगा तो 30 मान लो हो गया, फिर वो कोमा हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कोई ना कोई चीज हो सकती है। जबकि लिया तो सिर्फ 5 यूनिट था, वो 5 की भी जरूरत नहीं थी, है ना? तो इंसुलिन प्रिकॉशन से लेना है, कंजूसी से लेना है, जरूरत ना पड़े तो लेना ही नहीं, जरूरत तो होती ही नहीं है, राइट? धीरे धीरे कोशिश करना है कि इंसुलिन छूट ही जाए, ताकत लगानी थोड़ी सी, मतलब आपका जो लाइफस्टाइल को ठीक करना है। आप एक चीज और गौर कीजिए, ध्यान से देखिए मुकाम सिंह जी का, कि ये ब्लड शुगर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और इनका करीब 4 बजे के करीब ब्लड शुगर ऊपर जाने लगा, है ना? तो इसका 2 मायने हैं। एक महीने तो मुकाम सिंह जी 4 बजे उठे होंगे, एक लड्डू खा के फिर सो गए होंगे, तो ब्लड शुगर ऊपर चला गया होगा। दूसरा, जब बहुत नीचे चला जाता है आपका ब्लड शुगर आधी रात को, तो आपके सो के उठने से पहले 2 घंटे पहले लगभग आपका लिवर थोड़ा सा शुगर उठा के ब्लड में डाल देता है अपने आप। तो सुबह जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर वो ब्लड शुगर होता है जिसमें लिवर वाला शुगर भी मिला हुआ होता है, साथ में जुड़ा हुआ होता है, लिवर वाला शुगर भी इंक्लूडेड है उसमें, है ना? तो अब इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, दुनिया में 55% लोगों के ब्लड शुगर ऐसे ही बिहेव करते हैं, दैट इंक्लूड्स मी आल्सो, राइट? यानी कि आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों का भी ट्रैकर लगाएंगे, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो ना हो, 10 में से 5 लोग कम से कम ऐसे होंगे जिनकी यही वाली फिनोमिना होगी कि शुगर नीचे गया, उनके उठने से पहले शुगर थोड़ा स्पाइक हो गया। अब जब स्पाइक हो गया तो आप देखते हैं फास्टिंग, अरे फास्टिंग तो हाई है, आप और ज्यादा दवाई लेंगे, जितना ज्यादा दवाई लेंगे अगले दिन वो और नीचे डिप करेगा, जितने नीचे डिप करेगा लाइक स्पॉन्ज बॉल उतना स्पाइक होगा। तो ये बड़ा ही मिसलीडिंग है फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट? तो इसीलिए इंसुलिन की डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, उससे जितना जल्दी पीछे छुड़ा लो उतना अच्छा है। लेकिन ये हुई एक बात, और दूसरी बात कि डॉन फिनोमेना नाम की चीज होती है जो आपके सो के उठने से 2 घंटे पहले
आपके ब्लड शुगर को खुद ब खुद ऊपर ले जाता है, राइट। तो जो जिसे हम बोलते हैं फास्टिंग, वो इन रियलिटी फास्टिंग नहीं है, वो ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब ये है कि वो पूरा अंदर कुछ खाया नहीं तो क्या ब्लड शुगर होता है। आपके ब्लड के पास कई तरीके हैं शुगर लेने में। उनमें से एक तरीका मुंह के माध्यम से, दूसरा तरीका लिवर के माध्यम से, तीसरा तरीका मसल के माध्यम से, चौथा तरीका आपके फैट के माध्यम से। तो कितने सारे स्टोर हाउस है। जिस तरह से आपको पैसा निकालना है तो आपके पास 5-6 बैंक अकाउंट है, कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से आपके ब्लड के पास 5-6 स्टोर हाउसेज हैं, राइट। तो वो कहीं से भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पे। लेकिन जब आप इंसुलिन लेते हैं, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, तो हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी प्रिडिक्टेबिलिटी उसकी और जीरो हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन से जहां तक हो सके पीछा छुड़ा लिया जाए। यहाँ पे नितेश पालीवाल, ऐसे नितेश पालीवाल पीछे ना, क्रिएटिनिन 1.4 है तो किडनी समस्या चल रही है क्या, एक गोली लिया है, बंद करना है क्या, और बीपी की गोली चल रही है, उसे भी बंद करनी चाहिए क्या। बिना बीपी के गोली के ब्लड प्रेशर 140/80 है। देखा जाए तो ये सवालों के जवाब मैंने कल दिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए, दवाई किसी भी तरह से किसी का क्रिएटिनिन को कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। हाँ, स्टेरॉइड लेने से क्रिएटिनिन बढ़ जरूर सकता है। दवाई cannot contribute in controlling your creatinine. दवाई can contribute in increasing your creatinine in some cases. ये जरूर है। और बीपी की दवाई लेने से कोई प्रोटेक्शन होने नहीं वाला। प्रोटेक्शन तब होगा जब रियल मायने में आपके ब्लड वेसल का जो ब्लॉकेज है वो खुलेगा या उसके अंदर सफाई होगी। और कैसे पता चलेगा सफाई होगी? जो आप पिछले 3 दिन से कर रहे हैं उससे आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे अपने आप ही नीचे आएगा, जैसे आया काफी लोगों का 140/80। ये किसी भी मायने में वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तो है नहीं, लेकिन आपको मैंने कल भी दिखाया था कि जैसे जैसे समय बीता जाता है ब्लड प्रेशर के आंकड़ों को धीरे धीरे चुपचाप नीचे करते जाते हैं, नॉर्मल का डेफिनेशन चेंज करते जाते हैं। याद कीजिए, आज से 30 साल पहले 160/100 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होता था तो ही डॉक्टर कोई दवाई देता था। अब कितना भी ब्लड प्रेशर हो, एक दवाई पकड़ा ही देगा अगर आप डॉक्टर पास गए हैं तो। अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है से 120/80 तो उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन, राइट। तो फिर आप डर जाएंगे और एक दवाई लेने लगेंगे और बॉडी को लत लग जाएगी, हार्ट कमजोर हो जाएगा और फिर आपके हार्ट डिजीज आने लगेगा। तो यही चीज मैंने कल वैसे काफी कुछ बताया था। आप कल का जो वीडियो है वो एक बार जरूर दोबारा देखिए। अच्छा, ये संदीप कुमार है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है धनंजय पाटिल है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ एक ही जैसा, 3 साल पहले टीबी हुई थी, दवाई 1 साल चली, फिर टीबी हुआ, दोनों फेफड़े खराब हो गए, अब क्या करना चाहिए। देखिए, ये समझना होगा कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है, उसका नाम टीबी है, उसका नाम डेंगू है, उसका नाम H1N1 है, वो माइक्रोस्कोपिक जब भी कोई डिजीज होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जिसे बोलते हैं, तो तब दवाई काम नहीं करेगी। आप ट्यूबरकुलोसिस की दवाई पहले काम करती थी, अब नहीं काम करती है। 2016 के बाद ये ऐलान हो गया। क्यों नहीं काम करती है? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट हो चुके हैं, बिल्कुल नए हो चुके हैं, तो नए जमाने के हो चुके हैं, और जो दवाई है वो पुराने जमाने की है, इसलिए वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बन गया है, ड्रग रेजिस्टेंट। ऐसे में जब आपके बॉडी में इंफेक्शन है, ऊपर से ट्यूबरकुलोसिस की दवा भी ले रहे हैं, तो आपका बॉडी 2 चीजों से लड़ रहा है। इन्फेक्शन से तो लड़ ही रहा है, और वो दवाई जिसका कोई फायदा नहीं है उसके साइड इफेक्ट से भी लड़ रहा है। तो कभी भी किसी को इन्फेक्शियस डिजीज की कोई दवाई लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने सारे एंटीबायोटिक दुनिया में हैं वो सारे के सारे एंटीबायोटिक बाय अनाउंसमेंट 2016 में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऑफिशियली ऑब्सोलीट हो चुके हैं। क्योंकि जब हम कोई दवाई लेते हैं तो हम जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी चालाक है, वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं। म्यूटेट समझते हैं, राइट। मान लो आपने एक भालू अटैक कर रहा है आपके ऊपर, भालू से बचने के लिए आप बंदूक उठाते हैं कि इसको गोली मार दूंगा, जब तक गोली मारने के लिए निशान लगाते हैं वो भालू मच्छर बन जाता है। तो जिस
हथियार से आप भालू को मार सकते हैं, क्या उसी हथियार से मच्छर मरेगा? नहीं मरेगा। अब जैसे ही देखा आपने मच्छर आ गए तो आपने हथियार रैकेट उठाया, इलेक्ट्रिक रैकेट, इसको तो मार ही दूंगा, तब तक वो मच्छर हाथी बन गया। इसे कहते हैं म्यूटेट होना, राइट? वो ऐसे म्यूटेट होगा कि आपका जो हथियार है वो बिल्कुल किसी काम का ना रह जाए। दिस इज कॉल्ड म्यूटेट होना। जितनी बार आप दवाई लेंगे उतनी बार वो वायरस अपने आप को म्यूटेट करके कोई नई चीज बना देगा और वो दवा बेअसर हो जाएगी। ये प्राकृतिक एक तरीका है वायरस एंड बैक्टीरिया को एग्जिस्टेंस में रहने का। इसीलिए अभी जितनी सारी दवाइयां हैं, एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, वो जितने जगह पे एंटी लिखा समझ लीजिए कि वो अब हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो सारे पुराने जनरेशन के हैं और सारी के सारे जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो म्यूटेट हो चुके हैं। ये ऑफिशियली है, ये प्रूवन ऑलरेडी। तो इसीलिए दवाई जो लोग लेंगे तो उनकी बॉडी को 2 बार ठीक होना पड़ता है। एक तो इन्फेक्शन से ठीक होना पड़ता है और दूसरी बार दवाइयों के साइड इफेक्ट से ठीक होना पड़ता है। तो दवाई तो मत लीजिए आप, और दवाई नहीं लेके तो करना क्या होगा, कल मैंने बताया था, वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास इस चार्ट को देखिए, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला, DIP डाइट माइनस प्लेट 2, है ना? प्लेट 2 आप 5 दिन के लिए बंद कर दीजिए, 3 से 5 दिन के लिए। तो जैसे ही आप बंद करेंगे, जादू की तरह वो जो इन्फेक्शन है वो गायब होने लगेगा। जैसे ही बंद करेंगे, जी कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, दे लिव ऑन कुक्ड फूड, और कुक्ड फूड तो आप ले नहीं रहे, राइट? और अगर फीवर हो गया तो कल मैंने बताया था ऑलरेडी, आज भी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुक्ड फूड हटा देंगे तो इन्फेक्शन रह नहीं सकता। वेरी वेरी सिंपल। तो वो ट्यूबरकुलोसिस है, वो या फिर मलेरिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस स्टॉप द प्लेट 2 एंड बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। जहां तो ट्यूबरकुलोसिस की दवाई अक्सर लोग 2-2 साल तक लेने बोलते हैं डॉक्टर, वहां तो 5-10 दिन में इंसान ठीक होता है, हो ही जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगर ऐसे करे तो, राइट? तो दवाइयों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही कीजिए। और ये नहीं करेंगे तो अब जब आप बीमार हैं, वो कोई वायरस एंड बैक्टीरिया से की वजह से नहीं है, उसके बहाने जो दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से बीमार है, ये भी समझना होगा। और आप जिनको इसके तथ्य में जाना है, डिटेल में जाना है, तो आपको क्या करना है, आप एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये अगर गूगल में डालेंगे तो खूब सारे जर्नल्स के रिपोर्ट आ जाएंगे, WHO के रिपोर्ट आ जाएंगे, जहां पे जो मैं बता रहा हूं उसका सबूत आपको दिख जाएगा। एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इस नाम से एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का अंत इंग्लिश में है, एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो तब ये पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो म्यूटेट हो चुके हैं। लेकिन आज भी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एंटीबायोटिक पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास पकड़ाने के लिए है ही कुछ नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप पुजारी के पास जाते हैं, थोड़ा मिठाई दे ही देता है वो, है ना? देने के लिए वही है, उसके बाद दे देता है। और आपको खुद भी पता है कि वो मिठाई काम नहीं करता, आपकी जो सोच है वो काम करती है, आपके जो एक्शन है वो काम करते हैं। मिठाई कुछ भी हो, वो एक आस्था है, लेकिन वो मिठाई आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इस केस में, डॉक्टर के केस में, वो दवाई आपको नुकसान करेगा जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, बिकॉज दैट इज बीन ऑब्सोलीट ऑलरेडी। तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस, दे म्यूटेट वेरी वेरी फास्ट। वो इंसान से ज्यादा चालाक है। जैसे जैसे हम हथियार बनाते जाते हैं वैसे वैसे वो अपनी रूपरेखा चेंज करते जाते हैं, बड़ी तेजी से चेंज करते हैं, हजारों बार चेंज कर सकते हैं, बहरूपिया की तरह। इसीलिए दवाइयों के माध्यम से ठीक होना पॉसिबल नहीं है। ठीक होने के लिए आपको यही, जस्ट स्टॉप द कुक फूड एंड योर बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट। कैसे पता चलेगा हम हील हो गए? वो सिम्टम जो थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, वो गायब हो जाएंगे। कमजोरी गायब हो गए, बॉडी गायब हो गया, फीवर गायब हो गया, तो ठीक हो गए, राइट? और जहां तक रहा सवाल कि मेरे बॉडी में तो हेपेटाइटिस सी बताया डॉक्टर ने, बी बताया डॉक्टर ने, बॉडी के अंदर तो रहते ही है सब, जैसे भी इस दुनिया में रहते हैं। बॉडी में तो ये सारे बैक्टीरिया वायरस रहते ही हैं एक छोटे अमाउंट में। जिस तरह से बॉडी के अंदर कैंसरस सेल तो रहते ही हैं, ठीक उसी तरह से बॉडी के अंदर ये सारे बैक्टीरिया वायरस होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन वो है तो मैं दवाई लूंगा, दैट बिकम्स एबनॉर्मल, राइट? अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ करना नहीं, अगर सिम्टम है, डिस्कम्फर्ट है, माइनस प्लेट 2।
एज सिंपल एज दैट। हाँ बैठिए, मैं बताता हूँ, बैठिए मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लो आपने कच्ची सब्जी खरीदी, दुकान से कच्ची सब्जी खरीदेंगे। अब आज से पहले उस सब्जी को आप पकाते थे, कुक करते थे। क्या आपको लगता है जब हम पकाते हैं तो सब्जी के अंदर जो पेस्टिसाइड था वो कढ़ाई से निकल के बाहर गिर जाता होगा, राइट? वो या फिर वो मर जाता होगा। पेस्टिसाइड जो होता है वो तो ऑलरेडी केमिकल है, मरा हुआ है, दोबारा तो मरेगा नहीं वो, राइट? तो आप अभी तक भी तो सब्जी खाते थे बचपन से अभी तक, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अनकुक्ड खाओ, कच्चा खाओ। आप बोलते हैं कि नहीं हम करके खाते थे। जब कुक करते हैं तो अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड घटता बढ़ता नहीं है, वो उतना ही रहता है। कुक करने से आपकी सब्जियां प्यूरिफाई नहीं हो जाती, उनका पेस्टिसाइड गायब नहीं हो जाता, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब ये सवाल तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, जब आप आज से पहले कुक करके आते थे, तो ये सवाल अब नया क्यों आ गया? आप कच्ची सब्जी खा के कुछ एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड नहीं ले रहे, वही वाली सब्जी आप पका के खा रहे थे। जब हम पका के खाते हैं तो उसके अंदर लाइव एंजाइम होता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए समझने के लिए। आप कोई भी सब्जी लीजिए, उसका जूस निकालिए, माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो उसके अंदर कुछ हिलते डुलते लिविंग एंजाइम दिखेंगे, जो कि आप उसी जूस को आप हीट कर देंगे, फिर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो लिविंग एंजाइम गायब हो जाएंगे, हिलते डुलते चीजें। तो वो जो लिविंग एंजाइम होता है, जो सिर्फ कच्ची सब्जी या फल में होता है, वो लिविंग एंजाइम जब आपके ट्रेवल करता है गले से पेट तक, तो कोई केमिकल एंटिटी अगर होगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी वो ट्रैप कर सकता है और उसको भी कोलोन से बाहर ले सकता है। ये काम होता है लिविंग एंजाइम का, लाइव एंजाइम। लाइव एंजाइम, आप लिविंग बॉडी है तो हमें डेड फूड नहीं लेना है, हमें लिविंग फूड लेना है जिसके अंदर भी लाइफ हो। तो पेस्टिसाइड की अमाउंट, सही बात है कि पेस्टिसाइड हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो लेकिन आप देखिए एज ए इंडिविजुअल भारत के हम नागरिक हैं, हमने ये तो पता है कि ऐसा होता है, लेकिन आपने किसी ने भी इसको रोकने के लिए कुछ किया? कोई आवाज उठाई? जो लोग बेचारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट सप्लाई करते हैं या वो उगाना चाहते हैं या उगा रहे हैं, क्या उनको हमने मोटिवेट किया? इस दिशा में जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारा हक भी नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फूड खाएं। ये तो पब्लिक को, हर एक को करना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, है ना? हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने बोला कि ऐसा हो जाता है। तो भाई ऐसा हो जाता है तो इसी समाज में होता है ना, इस समाज का तो हम भी तो हिस्सा है, राइट? तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपने क्या किया? नहीं किया तो कीजिए। हमारे कई सारे पेशेंट हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं, वो क्या करते हैं कि एक खेत किराए पे ले लिया, 5 मित्रों ने मिलके, और कुछ किसान वहां पे रख लिए, और चलो भाई हमारे खाने का 25% कम से कम ये खेत से आ जाएगा, कुछ तो किया। या फिर जो ऑर्गेनिक ऑलरेडी वेजिटेबल हमारे इस हॉस्पिटल के पास में, वो मेरे दोस्त का ही है जो ऑर्गेनिक का काम करता है, खेत वगैरह है, तो वहां से हम यहाँ मंगाते हैं। हालांकि वो महंगा होता है, लेकिन अगर ये करण हमारे लिए, तो थोड़ा हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप तो होने नहीं। जैसे आज आपने एक्शन लिया कि यहाँ आए कि कुछ नई बात सोचते हैं, कुछ नई बात सीखते हैं, एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा, तो हमने ये देखा है कि इंस्पाइट ऑफ पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, फिर भी लोगों में इंप्रूवमेंट आती है बड़ी तेजी से। ये भी बात सच है, अगर पेस्टिसाइड ना हो तो इंप्रूवमेंट की गति और बढ़ जाएगी। तो उस दिशा में धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका यही जवाब है, राइट? तो लेकिन फिर भी कुक्ड फूड वर्सेस रॉ फूड में एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट लाइव एंजाइम तो है जो आपको प्रोडक्टिव हेल्प देंगे, जो कि कुक फूड में नहीं है, उसमें वो आपने गायब कर दिया। तो ये हाँ, वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक समझना होगा, जब एक वेजिटेबल के अंदर पेनिट्रेट हो गया सारा कुछ, जब वो बन रहा था, वो चीज कभी भी पूरी तरह से नहीं निकाली जा सकती, है ना? वो तो रहेगा ही, उसको छिलका आप निकाल दें, चाहे गर्म पानी से धो लें, चाहे, वो सब चीजें तो होती हैं। दैट विल contribute 5-10% reduction in the amount of pesticide in the vegetables। तो ये जो सवाल आपने पूछा, वो सिर्फ सवाल यहीं का नहीं है।
जब मेरा वियतनाम में कैंप होता है, मलेशिया में कैंप होता है, किसी और देश में कैंप होता है, ये वाला सवाल जरूर हर जगह आता है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो है ही है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। अब आप में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अपने मदर के बारे में पूछा है, किसी ने अपने दोस्त के बारे में पूछा है, किसी ने अपने भाई के बारे में पूछा है। अलग अलग मेडिकल कंडीशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपने बताया है। तो या तो समय थोड़े कम है, लेकिन मैं यही आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी मेडिकल कंडीशन हो, स्टार्ट विद दोस 3 मेडिसिन फर्स्ट। सब कुछ भूल के उनको बोलो पहले तो ये 3 करो और इसको 10 से 15 दिन करो। अब आता है कि भाई या तो उसे कुछ दिखेगा इंप्रूवमेंट, नहीं दिखेगा तो देन वी हैव टू बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा उनके कंडीशन के लिए वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको पार्क करके हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जरूर लेता हूं यहाँ पे, नमीश चौधरी है ना, हाँ आपका। Want to know the who have taken COVID vaccination, how to detox and get free from the side effect, emerging situation of heart failure etc. ये तो खबर आपने अभी देखी ही है कि ये जो वैक्सीन है उससे डेथ हो रहे हैं, वो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, अचानक मरना, ये सब तो हो ही रहा है, पिछले 3 साल से चल ही रहा है। जिन भी लोगों ने वैक्सीन लगाया उनमें ये सारा हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि एक तरफ वो ब्लड को क्लॉट करता है और दूसरी तरफ ब्लड को थिन भी करता है, एक्स्ट्रा थिन, प्लेटलेट डाउन करा के। तो 2 मेजर कंट्रीब्यूशन है। आज से 4 साल पहले ही मैंने अलर्ट किया था कि भाई किताबों के माध्यम से कि ये वैक्सीन नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जो बॉडी में लगाया जा रहा है, और वही अभी साबित हुआ है। तो अब सवाल ये है कि अभी डिटॉक्स कैसे करें। ये बात समझना पड़ेगा, सिंस आपने सवाल पूछा कि वैक्सीन जब बॉडी में गया तो वो कैसे क्या काम करता है। ये उम्मीद की जाती है कि वायरस के लिए एंटीबॉडी बॉडी तैयार करे, एंटीबॉडी मतलब हथियार तैयार करेगी, ताकि वो वाला वायरस आएगा तो उसी हथियार से वो मार देगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे हमारा बॉडी हथियार तैयार करता है वैसे वैसे वो वायरस भी म्यूटेट होता रहता है ना। तो जो बॉडी हथियार तैयार करती है वो काम नहीं आती, तो म्यूटेट होकर जब नया वायरस बॉडी में आएगा तो उस बॉडी उसको पहचान के अब उसी वक्त ऑन द स्पॉट नया एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो काम आएगा, ठीक है ना। तो प्री प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार वायरस का रूप ऐसे है तो अगली बार कैसा होगा कुछ पता नहीं, आपको सिर्फ पास्ट पता है उसका। पास्ट को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा हथियार बना दें तो वो पास्ट वाला वायरस तो रहेगा कि अगली बार तो अटैक करेगा। अब हो क्या रहा है इसको थोड़ा समझें, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा। ये असली कहानी है। ग्रीक लोगों ने वॉर चढ़ाई कर दी एक शहर पे, और लेकिन शहर का किला इतना बड़ा था कि वो किले को ना तो तोड़ पा रहे थे, ना उससे चढ़ के जा पा रहे थे, ना उसके दरवाजा खोल पा रहे थे, सारे के सारे सैनिक बाहर। और वो फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, उन्होंने बहुत ही बड़ा विशाल लकड़ी का घोड़ा बना दिया, और घोड़े को बना के सारे सैनिक भाग गए, छुप गए, चले गए। फिर शहर के अंदर से जब झांका लोगों ने कि सारे सैनिक गायब हो गए, ऊपर से एक बहुत सारा बड़ा सा खिलौने का घोड़ा है लकड़ी का, तो उन्हें लगा कि ये सैनिकों ने हमें ये तोहफा दिया है और ये तोहफे को हमें अंदर ले आना चाहिए। तो वो लकड़ी के घोड़े को अंदर ले आए और बहुत वो जश्न मनाया, और जब रात हुई तो जब सब सो गए तो लकड़ी के घोड़े के अंदर से सोल्जर्स निकल गए जो छुप के बैठे थे, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया किले का, और वो जो सेना छुप के बैठी थी उनके वो अंदर आ गए और पूरे शहर को कब्जा कर लिया। तो अब वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में इसे कहते हैं एडवांस एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में कि जो बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है वैक्सीन की वजह से, वैक्सीन के कारण, वैक्सीन यही चाहता है, राइट, वो एंटीबॉडी उस घोड़े की तरह है, लकड़ी के घोड़े की तरह काम करेगा, ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करेगा, कि वायरस जब अंदर घुसेगा उसी लकड़ी के घोड़े के अंदर छुप के पूरे बॉडी में कहीं भी जा सकता है। तो जो हथियार हमने बनाया है बॉडी ने वायरस को मारने के लिए, उल्टा वही हथियार वायरस यूज करेगा हमें मारने के लिए, राइट। इसे टेक्निकली बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज किया जाता है उदाहरण वो है ट्रोजन हॉर्स वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो हमारे बॉडी का हथियार हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है। इसे हम बोलते हैं कई बार, एक और सिमिलर चीज है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे डायबिटीज टाइप 1 है,
जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो हमारे जो बॉडी के इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल को अटैक कर रहे हैं, वो दुश्मन मान के। तो उसमें आपके मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, नए मसल बनने से पहले पुराने मसल खत्म होने लगते हैं। तो इसमें क्या करना है ये जानना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून ट्रिगर करते हैं, उन चीजों को बॉडी से हटा दो। नंबर 1 एनिमल प्रोटीन, जैसे आपके लिए है एनिमल प्रोटीन लेना ही नहीं है। एनिमल प्रोटीन क्या, दूध भी है उसमें, दही भी है, लस्सी भी है, क्योंकि ये तो प्लांट से आते नहीं है। दूसरा है ग्रेन्स, अन्न, जैसे जैसे गेहूं है, चावल है, रागी है, बाजरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जहर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऑटोइम्यून क्रिएट कर रहा है तो उनको हटाना पड़ेगा। हम सबके बॉडी में कुछ चीजों से ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में बैगन अगर मैं खा लूं और एकदम से पूरा होंठ सूज जाएंगे, आंखों से आंसू आने लगेंगे और इचिंग होना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि बैगन से मुझे ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है। ये क्लियर हो गया मुझे। तो लेकिन फिर भी अगर मैं बैगन खाना नहीं छोड़ूंगा तो धीरे धीरे वो जो बीमारी पूरे बॉडी में फैल जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है, बैगन मुझे छोड़ना ही होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बैगन को जहर है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून रिएक्शन आपको नहीं कर रहा, वो मेरे लिए है, क्योंकि वो मुझे कर रहा है तो मैंने उसको छोड़ दिया। तभी शायद भगवान ने इतने सारे तरह के वेजिटेबल बनाए ताकि एक आध चीज नहीं भी खाना तब भी वी हैव एनफ। लेकिन ये बैगन से एलर्जी होना अनयूजुअल बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मोस्टली एलर्जिक होती हैं उन कुछ लोगों के लिए, वो है एनिमल प्रोटीन, सेकेंड इज ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को भी हटाना होगा, जो जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे ऑटिज्म, तो ग्रेन्स को भी हटाना होगा 3-4 महीने के लिए। 4 महीने इसलिए क्योंकि 4 महीने में पूरा खून नया हो जाता है। उसके बाद दोबारा से एक दिन खा के देखना पड़ेगा क्या वो ऑटोइम्यून दोबारा हो रहा है कि, और तब भी हो रहा है तो जिंदगी भर के लिए उस वाले फूड आइटम को हटाना होगा। जब वो हटा देंगे तो ऑटोइम्यून स्विच ऑफ हो जाएगा और बॉडी में जो सिम्टम्स हैं वो वापस ठीक होने शुरू होते हैं, क्योंकि बॉडी तो ठीक कर रहा है। जिस रफ्तार से बॉडी ठीक कर रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से बॉडी की इम्यूनिटी से डैमेज भी कर रही है। दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। डायबिटीज टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटिज्म ऑटोइम्यून डिजीज है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोइम्यून डिजीज है, राइट। तो ग्रेन्स की जगह क्या करना है, 0 ग्रेन आटा सीखा था, 0 ग्रेन आटा सिखाया था आपको, है ना। आपने खाया भी यहाँ पे रोटी बनाना है, रोटी खाना जरूर है, लेकिन उसमें गेहूं नहीं होगा, उसमें 0 ग्रेन आटा बनना है। वो आटे कैसे बनना है क्या है वैसे तो सिखाया था, मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। तो चलते हैं इस तरफ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपके कुछ सवाल के जवाब आ गए हैं, टाइम होगा तो और भी जवाब देंगे। कुछ सवाल के जवाब इसमें आने वाले हैं व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। इसको अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि यही चीज आपको घर पे करना है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर है स्लीप ड्यूरेशन को देखिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी के लिए कॉमन है, तो वो हमने प्रिंट किया हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन नहीं है, वो हमने हाथ से लिखा हुआ है, वो हर एक का स्पेसिफिक है। स्लीप ड्यूरेशन, आपके एज के मुताबिक आपकी नींद कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे जितनी नींद आपको लेनी चाहिए वो टिक किया हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि उसके आसपास रोज आपको सोने को मिल जाए, और रोज आपको साथ ही साथ थोड़ी बहुत देर धूप में रहना है, लाइट में रहना है। कुछ लोग जिनको हमने लिखा है कि कम से कम 30 मिनट ब्राइट लाइट में रहना है, 10,000 लक्स। ब्राइट लाइट क्या होता है, अभी अगर बाहर जाएंगे तो बाहर जो सनलाइट है दैट इज 1 लाख लक्स। जितना मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 10,000, उसका भी 10 गुना। तो सनलाइट में रहने से याद रखिए, दिन में ब्राइट लाइट, रात में सनसेट पर डार्कनेस, दैट इज व्हाट हमारी बॉडी डिजाइन टू। किसी भी इंसान को डिप्रेशन में डालना है एक्सपेरिमेंटली, सबसे आसान तरीका क्या है कि दिन में आप उसके अंधेरे इस तरह के कमरे में डाल दो, और जैसे ही शाम ढल जाएगी डिस्को लाइट, लाइटिंग वगैरह उसको उस तरह के एनवायरमेंट में, या ऐसा जो लाइट है इसमें उसको डाल दो, और धीरे धीरे उसका मूड स्विंग होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा, सिजोफ्रेनिया होने लगेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर होने लगेगा। सिर्फ आपने एक चीज किया, लाइट को अपोजिट कर दिया। दिन में हमें होना चाहिए ब्राइट लाइट में, ये कमरा भी दिस मींस अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं है, इसमें भी खूब सारी लाइट होनी चाहिए दिन में, लेकिन यहाँ खिड़कियां भी नहीं है कि हम खिड़कियां खोल दें,
लेकिन आप ये समझ के अब घर पे तो कर ही सकते हैं कि हमें अवेयर होना है कि दिन में लाइट के सोर्स के पास जितना रहे और सनसेट के बाद जितना हो सके लाइट से थोड़ा बचें। अगर हम ये थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी कर पाते हैं तो इससे हमारा मेंटल बैलेंस सही होने लगता है। मेंटल बैलेंस, इससे हमारी नींद सही होने लगती है। जितना ज्यादा लाइट में दिन में रहेंगे उतनी अच्छी रात को नींद आएगी। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो अगर आपको रात को सोना नहीं है तो दिन में डार्कनेस में रहना पड़ेगा, तो रात को नींद नहीं आएगी। तो रात को अगर सोना है तो दिन में लाइट में, रात में डार्कनेस में। एटलीस्ट सोने से पहले के 2 घंटे स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा अपने से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश मतलब ज्यादातर हम कर पा रहे हैं, एक आध बार नहीं भी कर पा रहे हैं तो चल जाएगा। याद रखिए, जब भी आप सोते हैं तो आप सोते हैं तो नींद कैसे आती है? क्योंकि आपका ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। वो कब रिलीज होता है? जब आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है। ये रोज होता है। बॉडी का टेम्परेचर डिप होगा, ब्लड प्रेशर डिप होगा, नींद आ जाएगी, राइट। किसी दिन नींद नहीं आएगी तो समझ लीजिए उस दिन ये हो नहीं पाया किसी का, राइट। तो जिनका टेम्परेचर बॉडी का डिप नहीं होता ऑटोमेटिकली, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई जिस कमरे में आप सोएंगे उस कमरे को थोड़ा ठंडा रखो। जैसे उस कमरे में एंटर करेंगे, ठंडे एनवायरमेंट की वजह से टेम्परेचर बॉडी का कम होने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी, राइट। लेकिन जिनके पास एसी नहीं है या एसी नहीं चाहते, उनको हम बोलते हैं कि गर्म पानी से नहा लो। तो जैसे नहाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, लेकिन नहाना खत्म करने के बाद अब टेम्परेचर बॉडी का डाउन होगा। वो जो डाउनफॉल है, दैट गिव यू अ गुड स्लीप। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नींद के भी कुछ नियम है। और नियम यही है कि सोने से 2 घंटे पहले आपके आंखों में के आसपास बहुत सारा लाइट नहीं होनी चाहिए। आपने गौर किया होगा, कभी गौर किया होगा, आधी रात को जब पेशाब के लिए आप उठते हैं मजबूरी में, नींद इतनी आ रही लेकिन इतना प्रेशर है कि आपको उठना पड़ता होता ना, किसी तरह से उठ के जाके टॉयलेट से वापस आके सो जाऊंगा ऐसे सोचते हैं। लेकिन टॉयलेट में जाने के बाद जब तक वापस आते हैं, अब नींद ऐसे गायब हो जाती है कि उलट पुलट करते रहते हैं, नींद आती नहीं है। गौर किया कभी, है ना? तो वो क्यों होता है? जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं और आंखों में लाइट पड़ती है, और लाइट ऑन करेंगे टॉयलेट में जाते हैं, तो वो जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट जब आंखों में पड़ेगा तो बॉडी विल रिलीज अ हार्मोन जो आपको अलर्ट कर दे, राइट। बॉडी विल इंटरप्रेट दैट कि ये तो दिन आ गया है, दिन वाला हार्मोन कॉर्टिसोल आ जाएगा। अब आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी, बिकॉज नींद के लिए जो हार्मोन था वो स्विच ऑफ, और जो जगने के लिए हार्मोन स्विच ऑन। तो आपने ब्रेन को इंडिकेट करते दिन हो गया, हालांकि दिन था नहीं। इसीलिए आपने गौर किया होगा, आज से 30-40 साल पहले याद कीजिए, बचपन में हमारे जो टॉयलेट्स में जो लाइट होती थी वो 0 वॉट वाली लाइट होती थी, है ना, छोटे वाली लाइट। तो जस्ट उतना ही जितना देखना एनफ है ताकि हम टकराए ना किसी से। लेकिन अब हम मॉडर्न हो चुके हैं, सबसे ब्राइट लाइट हम टॉयलेट में लगाते हैं। लिपस्टिक वगैरह लगाना होगा, सजना होगा ना कुछ, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि लाइट दिन में जितना ज्यादा, रात में जितना हो सके डार्कनेस। और अगर आपको आधी रात को उठना है तो उसके लिए अलग स्विच लगाइए, जिससे सिर्फ इतना दिखे कि रास्ता कहाँ है जाने का। और टॉयलेट में भी एक और स्विच, नाइट स्विच। तो उससे आपकी जो नींद बीच में डिस्टर्ब हो गई थी वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। तो है तो बड़ी छोटी सी बात, बट इट इज वेरी पावरफुल, राइट। तो हमारा जो आसपास का माहौल है या एनवायरमेंट है, जो हम देखते हैं और जो हम फील करते हैं, टेम्परेचर, वो डिसाइड करता है कि हमें नींद आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो नींद नहीं आने से हम एक स्लीपिंग पिल लेके आप सोएंगे तो ये फिर वही सर्केडियन क्लॉक वाली बात आ जाती है, वो पूरे सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ देगा। जबकि नींद के रूल्स ही ये है कि बीपी हैज टू कम डाउन। बीपी को नीचे लाना है तो नीचे लाने का टेक्निक क्या है? अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो उसका नीचे लाने का टेक्निक इज वेरी सिंपल। अब ये देखिए, ये आपका बकेट है, बाल्टी है, 42 डिग्री सेल्सियस पानी है इसमें, राइट। और ये ऐसे रखती है, ये दिख रहा है आपको। अब जब आपके घुटने से नीचे तक पानी है और पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री यानी कि गर्म है, तो उसमें कई सारे इफेक्ट होते हैं। अगर फीवर है तो ये करना है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको नीचे करना है तो ये करना है। जैसे ही पानी, गर्म पानी बैठेंगे तो आपका जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होगा, खुलेगा। ब्लड प्रेशर का डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। तो ये देखो दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आधे घंटे बैठने के बाद यू विल सी
द स्ट्रेस शुड गो, वो स्ट्रेस जाने लगेगा, राइट। चौथी बात, नींद नहीं आ रही हो, नींद नहीं आ रही रात को, तो आधे घंटे के लिए करेंगे तो क्या होगा कि जब आप कर रहे होंगे तो बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ गया, करके जब हटे, अब जो डाउनफॉल है, एक तो ब्लड प्रेशर घट गया और टेम्परेचर का डाउनफ्लो हो रहा है, दीज टू थिंग विल ट्रिगर स्लीप। तो ये नींद की गोली हो गई एक तरह से, राइट, ये नींद की गोली हो गई। ये पेन की गोली भी है, पेन, बहुत सारे पेन में ये काम आता है। बहुत सारे पेन में हम क्या करते हैं, कल कोई पूछता था वेरिकोस वेन्स का, वेरिकोस वेन्स में एक और बाल्टी, ये बाल्टी में, पहले वाले बाल्टी में कितना टेम्परेचर था 42, इस वाले बाल्टी में टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडा, बर्फ वाला, बर्फ ही डाल दिया अंदर, बर्फ से डाल के भर दिया, पानी लगा दिया, तो 12 डिग्री, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो वेरिकोस वेन्स के पेशेंट्स हैं, राइट, या जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं, जिनके पैरों के सेंसेशन गायब हो गए, पैरों में या तो ओवर सेंसिटिव है या सेंसिटिव है ही नहीं, है ना, ये तो एक साइड इफेक्ट है डायबिटीज की दवाइयों का, इंसुलिन का। ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं, इसे कहते हैं हॉट एंड कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, यानी कि 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखना उनको, फिर पैर निकाल के 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर 4 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, राइट। तो ऐसा आधे घंटे तक जब ऐसा करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके वेरिकोस वेन के सिम्टम कम होने लगेंगे, आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम कम होने लगेंगे, राइट। आपका अगर लोअर यहां तक में कोई पेन है किसी प्रकार का, उसमें आराम मिलने लगेगा। कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, हॉट डायलेट, कोल्ड कंस्ट्रिक्ट, हॉट डायलेट, तो आप पंप कर रहे हैं ब्लड को फटाफट फटाफट। जब ये होता है तो आपके बॉडी में कई सारे हार्मोन क्रिएट होते हैं जो आपको आराम देते हैं, जो आपको काम करते हैं, जो आपके पेन को रिड्यूस करते हैं, राइट। तो दिस कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है और नींद के जुगाड़ क्या हो सकते हैं, टूल्स क्या हो सकते हैं, उसका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, इसी में जो अगला वाला है, दिस वन, यह है जीरो वोल्ट बेडशीट। जीरो वोल्ट बेडशीट आपको लेना है, आपको मिल गया सबको, हाँ, इसको समझ लीजिए जीरो वोल्ट बेडशीट क्या है, आपको हालांकि पता होगा लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। अब देखिए ये बेडशीट है ना, इसी का छोटा रूप मैंने लिया है, इसमें तार लगे हैं, ये माइक्रो तार है, ये एक्चुअली कॉपर वायर है लेकिन इतने पतले हैं कि आपको वो कपड़ा ही लगेगा, तार का एहसास नहीं होगा, राइट, ताकि सोने में आप कंफर्ट फील करें। इस तार का एक छोर लेके, मेरा घर 7th फ्लोर में, तो मैंने लंबा तार और बना लिया और बालकनी से मैंने इसको नीचे डाल दिया और इसको जमीन में गाड़ दिया, राइट। बस ये इंस्टॉल हो गए। अब इसमें सोइए, जब धोना है इसको धो लीजिए, राइट। तो ये है जीरो वोल्ट बेडशीट, वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको नीचे जमीन में मिट्टी में डालना है, राइट, और उससे आपको इसको कनेक्ट कर देना है, राइट, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसको बिछा के सोना है। दैट इज जीरो वोल्ट बेडशीट का ये है। कुछ लोग हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ही जुगाड़ से ये इस तरह के बेडशीट हाथ से घर में बना लिया, वो भी काम करेगा। आइडिया ये है कि हमें वायर के माध्यम से, मेटल के माध्यम से अर्थ से कनेक्टिविटी पाना, बस इतना ही फिट होना चाहिए, 1 फीट। ये पूरा धरती के अंदर चला गया तो काफी, इतना ही काफी। ये कॉपर का रॉड है ना, तो एक कॉपर का रॉड इसलिए लिए क्योंकि ये ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इससे ज्यादा अच्छा होता है गोल्ड का, वो तो ले नहीं सकते, तो फिर सेकंड अच्छा इसी का होता है ना। नहीं, रूम में कहाँ लगाएंगे, एक रूम के बीच में गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, कंक्रीट में नहीं, मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी का ऐसा ग्राउंड फ्लोर है, आगे बगीचा है, तो वो लगा सकता है, लेकिन कंक्रीट में नहीं। कंक्रीट तो बहुत ज्यादा होता है ना। गमला और हम में कोई फर्क नहीं है, गमला इज नॉट कनेक्टेड टू द अर्थ डायरेक्टली, गमला अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ से, अर्थिंग बोल रहे हैं, अर्थ से जुड़ना है। अर्थ से जुड़ने का एक तरीका है, मान लो आपके घर खिड़की के सामने एक बड़ा पेड़ है,
उस पेड़ में अगर आप लगा देंगे और पेड़ अर्थ से कनेक्टेड है ही है क्योंकि वो पेड़ जिंदा है तो भी कनेक्टेड हो गया, राइट, तब भी वो 0 वोल्ट दिखाएगा। तो इस तरह से, तो ये है 0 वोल्ट बेडशीट, और इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं। एक तो पीस आपके पास है ही और इसको आपको लगा देना, ये सभी को करना है। वो 3 मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, दिस एवरीबडी नीड टू डू। अब आगे चलते हैं, इसमें वाटर, पानी का एक इंपॉर्टेंस है, लिविंग वाटर का इंपॉर्टेंस है, खास तौर पे जो ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती हो, जिनका हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता हो। अदरवाइज हम बोलते हैं कि आप झरने के पानी को पीजिए, 1 महीने के लिए वहां जाके रह जाइए, या फिर मटके के पॉट सिस्टम से पानी बनाइए। तो 3 पॉट सिस्टम से कैसे पानी बनाते हैं उसके मैं कुछ वीडियोस आपको भेजूंगा, देख लीजिए। हालांकि वो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत रोज टाइम निकालना पड़ता है, हर 2 दिन बाद सफाई करनी पड़ती है, दोस्त के साथ। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में, दैट इज डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट में जो मैंने आपको बताया था पहले दिन ही, फ्राइडे को, प्लेट 1 प्लेट 2 वो सबको पता है, स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट। तो कुछ लोगों को हमने स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में टिक किया होगा, हमने इस पे टिक किया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट लेना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इंसुलिन पूरी तरह छूट नहीं पाई, जिनकी दवाई पूरी तरह छूट नहीं पाई, खास तौर पे डायबिटीज की दवाई छूट नहीं पाई, उनको हमने टिक किया होगा डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 डिनर वाला, यानी कि डिनर में वो सिर्फ प्लेट 1 ही खाने को अलाउड है, जब तक कि उनकी दवाई छूट नहीं जाती, जब तक कि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं हो जाता, राइट, यानी कि कुछ दिन के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, उतना। और कुछ लोगों के लिए हमने एक आध के लिए टिक किया होगा डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कुक फूड लेना ही नहीं है। ये हम किसको टिक करते हैं? जो माउथ अल्सर है, माउथ कैंसर है, ईसोफेगस कैंसर है, स्टमक कैंसर है, उनको हम ये टिक करते हैं। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पे भी माउथ कैंसर के पेशेंट हैं तो ध्यान से सुने। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मान लो आपको यहाँ पे कोई चोट लग गई, राइट, और ब्लड निकलने लगा, तो आप उसमें डिटॉल वगैरह डालते हैं तो वो जलता है ना। और जब वो जलने का एहसास होता है तो आपको ये सिखाया है बचपन से कि जलना मतलब वो बॉडी ठीक कर रही है, इसीलिए हम उसको सहते भी हैं। एक बार कभी अगर कट जाता है, या एक्सपेरिमेंटली आप थोड़ा बहुत काट के, हिम्मत है तो काट के भी ऐसे कर सकते हैं, तो ये बीटाडीन डिटॉल की जगह आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, खासतौर पे ग्रीन वेजिटेबल, जैसे पालक लिया, घिया ले लिया, उसका जूस निकाल के वो डाल दीजिए। अब आप नोटिस करेंगे, एक तो जलेगा नहीं, दूसरा आपके ठीक होने की रफ्तार बड़ी तेज हो जाएगी, जलेगा भी नहीं, राइट। उसके बाद निशान भी जो रह जाएगा वो बहुत मामूली रह जाएगा। तो जो रॉ वेजिटेबल्स हैं खास तौर पे, उसकी हीलिंग इफेक्ट है। तो ये तो वो बाहर जो हमें दिख रहा है। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर कोई चोट लगी, कहीं खून निकल रहा है, कोई कट हो गया, उसके ऊपर अगर हम नमक मिर्च मसाला डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा, और वो ठीक भी नहीं होगा। अब यही वाला जख्म अगर मुंह के अंदर, गले के अंदर है, और आप कुक्ड फूड खा रहे हैं, इट इज इक्वलेंट टू कि आप नमक मिर्च अपने जख्मों में डाल, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी बार बॉडी रात भर में ठीक करेगा, दिन में सुबह उठते ही आपने कुक फूड खाया, उतनी बार आपने उसको दोबारा खराब करते, इंफ्लेमेटरी बना दिया। तो जो लोग माउथ से जुड़े हुए, इन्फ्लेमेशन से जुड़े हुए, अल्सर से जुड़े हुए, कैंसर से जुड़े हुए बीमार हैं, फास्टेस्ट तरीका ठीक होने का डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कुक फूड 0 कर दी। और कई लोग ऐसे हैं कि मुंह का अल्सर, मुंह का कैंसर इतना भयंकर हो गया है कि वो चबा नहीं सकते, मुंह को खोल भी नहीं सकते ठीक से, तो उनके लिए हम बोलते हैं डीआईपी डाइट सॉफ्ट। ये सॉफ्ट वाला भी मतलब हर चीज का स्मूदी, सूप, राइट, या जूसेस, या शेक्स, कोकोनट वाटर, लिक्विड सॉफ्ट फॉर्म। क्योंकि अगर आप चबाएंगे तो दर्द होगा, तो दर्द का मतलब बॉडी बता रहा है कि भाई यहाँ पे अभी ज्यादा छेड़ो मत, इट नीड्स हीलिंग, इट नीड्स रेस्ट। तो पेट में खाना तो चाहिए आपको, तो सॉफ्ट उनका हमने लिख दिया। सॉफ्ट का मतलब ये है। इसकी एक रेसिपी बुक मिली आपको, उसमें आप देखिएगा कुछ शेक्स बनाने के, जूसेस बनाने के, स्मूदी बनाने के रेसिपीज भी दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को हमने यहाँ पे दिया डीआईपी डाइट स्टीम्ड। ये अगर नहीं भी आपको टिक किया है तो भी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जिनको रॉ खाने के बाद एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है,
तो इसका मतलब स्टीम करना है। जो प्लेट 1 है रॉ वेजिटेबल्स, उसको स्टीम करना है, डीआईपी डाइट स्टीम। एक आखिरी वाला है जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। जीरो ग्रेन डीआईपी मतलब हमने अन्न को खत्म कर दिया, खासतौर पे जो जिनकी इंसुलिन नहीं खत्म हो पाई, डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, ऑटो इम्यून के जो पेशेंट्स हैं, उनको डीआईपी डाइट, जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट, जीरो ग्रेन आटा बनाना है, उसी की रोटी खानी है, राइट, एटलीस्ट जब तक हम ठीक ना हो जाए तब तक। तो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, हमारी सूझबूझ के हिसाब से हमने टिक किया। जो भी मर्जी ये टिक किया हो, जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद यू कैन स्विच टू स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट। ठीक होने के लिए इनमें से जो टिक किया, ठीक होने के बाद अपने आप ही नॉर्मल डीआईपी डाइट पे आ सकते हैं, आ जाना चाहिए। नहीं भी आएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बट चॉइसेस आपकी लिमिटेड हो जाती है जब आप इस तरह के डाइट लेते हैं जहां पे आपको अन्न भी नहीं लेना है, लेकिन मजबूरी है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम फूड एज मेडिसिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ काढ़े भी हमने इंस्ट्रक्ट किए। जिनके लिए काढ़ा लेना है, उनको कौन सा काढ़ा लेना है, कैसे बनाना है, वो उसके पैक में दिया हुआ है। सब में नहीं भी होगा, लेकिन इसका मतलब उनको नहीं चाहिए, तो वो काढ़ा आप देख लो। वो काढ़ा अगर आपको नहीं समझ आ रहा, इसके बाद आपकी अभी काउंसलिंग सेशन है, उसमें आप काढ़ा समझ लीजिएगा, उस काढ़े को लेना है, कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये सब भी आप हमारे काढ़े एक्सपर्ट से समझ सकते हैं जाने से पहले। कुछ लोगों को हमने जूसेस रिकमेंड किए हैं, ग्रीन जूस, रेड जूस, कुछ लोगों को। ये हर एक के लिए नहीं है, जिनको हमें लेकिन कोई भी लेगा तो नुकसान भी नहीं है, बट हमने उन्हीं को रिकमेंड किया जिनको हमें लगता है बिल्कुल जरूरी है, जैसे जिनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है उनके लिए जरूरी है, राइट। सो जिनको वीकनेस ज्यादा आती है उनके लिए जरूरी है, राइट। तो इस तरह से हमने, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोगों को हमने आंवला जूस भी ठीक किया, जिनकी कॉन्स्टिपेशन बड़ी जिद्दी है, आज भी तीसरे दिन तक भी उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ दिस डाइट, यानी कि जिद्दी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, उनको आंवला 100 ml, ये जब सब कुछ फेल हो जाता है तभी हम इसको देते हैं। क्या है कि आप 8 आंवला ले लीजिए या 8-10 आंवला ले लीजिए, ताजा आंवला सब्जी बाजार से 12 महीना मिलता है, उसे कूटिए, उसको निचोड़िए कपड़े में, वो जूस निकलेगा करीब 100 ml, आधा कप, खाली पेट पी लीजिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन तक लूज मोशन आपके स्टार्ट होने वाले होंगे, लूज मोशन स्टार्ट होंगे, जैसे लूज मोशन स्टार्ट हुआ पीना बंद कर दीजिए, यानी कि आपका कॉन्स्टिपेशन गॉट क्योर्ड, राइट। पीना बंद कर दी, तो ये सिर्फ एक टेम्पररी के लिए 3-4 दिन 5 दिन ही लेना है, राइट। वो भी जब कॉन्स्टिपेशन अदरवाइज ठीक नहीं हो रही है, नहीं हो ही नहीं रही है, तो अब भी इसको कर लेना है। इसका नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि ज्यादा दिन तक लेंगे तो लूज मोशन होता रहेगा, वो नुकसान। तो ये जिनको कोई अगर ऐसा है, एसिडिटी हो रही है, एक बार पता चल गया आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए। वो हो सकता है 1% किसी को होता हो, जैसे मैंने बोला कि ड्रैगन खाने से मुझे एलर्जी हो रही है, तो दैट मींस आई हैव टू लीव इट, राइट। लेकिन मोर और लेस इट वर्क्स, लेकिन कुछ लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन उनका नॉर्मल डीआईपी डाइट से जो आप यहाँ पे ले रहे हो उसी से ठीक हो गया, है ना। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी। एक ही चीज हर एक को एक जैसे काम नहीं भी कर सकती है, तो वो जो हिडन ट्रायल है, क्योंकि आपकी बॉडी है, पहला इंडिकेशन आप ही को दे रही है, तो वो आपको एहसास होगा, उस चीज को आपको नोट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, फिर तो आप इसी पे चलना है, ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, टाइप 1 वाले की इंसुलिन छूट ही नहीं रहा, राइट। यहाँ भी एक आधा जो पूरी तरह नहीं छूट रहा, अभी थोड़ा सा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। आपके सवाल के जवाब में ही मैं आ रहा हूँ। तो उनको हम बोलते हैं, सुबह अभी कर भी रहे, फल खाने से पहले 3 से 4 तरह के पत्ते आपके बॉडी वेट के अनुसार मुंह में चबाना है। मान लो बॉडी वेट है मेरा 70 केजी, तो मैं 70 केजी है तो 70 ग्राम कर देता हूँ उसको, और उसका भी आधा कर देता हूँ, 35 ग्राम, 35-40 ग्राम मैंने ले लिए पत्ते, जिसमें मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, 4-5 तरह के पत्ते ले लो जो नॉर्मली लोग खाते हैं, और लेके आप उसको चबा चबा के खाओ। इसका असर क्या है, पहली चीज अगर ये खाएंगे, जितनी बार आप चबाते हैं, वो चबाने वाला जो एक्शन है वो ट्रिगर करता है इंसुलिन को रिलीज करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये पत्ते जब चबा चबा के खाएंगे खाली पेट में, तो ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, राइट। तो ये पत्ते लेकिन खाएंगे, जब चबाते हैं तो थोड़ा ये मेहनत लगती है, और मेहनत की आदि हम है नहीं, क्योंकि हमने चबाना भूल लिया, ज्यादातर कुक फूड ही खाए हैं, तो कुक फूड तो बिना चबाए ऐसे निकल लेते हैं, राइट।
तो वो अलग बात है, बट ये पत्ते बहुत फायदे करते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए हो, और खास तौर पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 चिल्ड्रन है। हालांकि छोटे बच्चे कुछ उनको पत्ते पसंद भी हैं, राइट। छोटे जो बच्चे होते हैं नेचुरली दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेचुरल फूड, लेकिन जब हमारे सोसाइटी में सोशल उसमें उनको दूर करते हैं नेचुरल फूड से और कुक फूड देने लगते हैं, तब वो उनकी चॉइस चेंज हो जाती है, राइट। तो खैर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पे लेना है। आपने 8-10 आंवले लिए, उसको कूटा, उसको पीसा, उसको निचोड़ा, प्योर आपको 100 ml जूस मिल गया, आधा कप, उसको खाली पेट यूं ही पी लिया। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। सो दैट इज वेरी पावरफुल। और ये जिनको टिक किया है उनका मतलब ये कि वो इतने टाइम के लिए लेना है जिनको टिक किया, और जिनको टिक नहीं भी किया और उनको सेम प्रॉब्लम है तो वो भी लेके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको थोड़ा ताकि डिटेल में आए। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एप्पल है। एप्पल इज ए इंडिकेशन ऑफ ग्रेविटी। यहां पे ग्रेविटी एज मेडिसिन, राइट, ग्रेविटी एज मेडिसिन की हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक संतुलन बना हुआ है, राइट। ये संतुलन बिगड़ता कब है? मान लो ऐसे ही खड़ा रहेंगे और मैं अगर 20 मिनट खड़ा रहूं, धीरे धीरे ग्रेविटी हावी होगी, हार्ट कमजोर पड़ेगा, तो ब्लड नीचे खींचेगा, तो ब्लड पैरों के आसपास आ जाएगा, ब्रेन में कम रहेगा, ऐसे में इंसान फेंट हो जाता है। बचपन में होता था ना, असेंबली में फेंट हो जाते थे बच्चे। तो कोई भी इंसान, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप स्टैंड स्टिल रहिए ऐसे करके 20-25 मिनट बिना हिले, तो आप पॉसिबली फेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, ये बॉडी का फिनोमेना है। जैसे मान लो जो जिनको सांसों में लेने में दिक्कत होती है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं। अब जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो नॉर्मली ऐसे बैठ जाता है, इस तरह से सांसें लेता है ना, मुंह खोल के और ऐसे करके। आप अभी ऐसे बैठ के देखिए, आपको सांसें नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे ऐसे बैठते हैं, हार्ट ऊपर है, लंग नीचे है, तो लंग की कैपेसिटी 20% रिड्यूस हो गई, राइट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल। और इसीलिए कोई भी इंसान ऐसे सांस नहीं ले पाएगा, मुश्किल ही होगा। लेकिन जिसको पहले से ही थोड़ी दिक्कत है, वो ऐसे हो गया तो उसे लगेगा कि मेरी बीमारी की वजह से मैं ब्रेथलेसनेस फील कर रहा हूँ। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं ऐसे बैठ जाओ। जैसे ऐसे बैठेंगे, हार्ट नीचे आ गया, लंग खुल गया, और 1-2 सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि खुल के सांस आ रहा है, खुल के सांस आ रहा है। और वो जो पेशेंट होते हैं, ब्रेथलेसनेस कम हो जाती है, SpO2 ऑक्सीमीटर लगाते हैं हम, तो ऑक्सीमीटर से हम देखते हैं कि उसके ऑक्सीजन सिचुएशन बढ़ने लगता है। पैनिक जैसे ही करेंगे उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, और पैनिक इज द फर्स्ट स्विच। दूसरा उसकी पोजीशनिंग, पोस्चर, किस पोस्चर में उसको लिटाया। पेट के बल लिटाएंगे तो हार्ट नीचे, तो लंग खुलेगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? हम उल्टा करते हैं, उस पेशेंट को पीठ के बल लिटाते हैं, तो हार्ट ऊपर है, तो लंग की कैपेसिटी कम हो गई, एक तो पहले से उसका लंग कमजोर है, राइट। तो अब हम बोलते हैं क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे ऑक्सीजन तो हर जगह है, लेकिन वो ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पा रहा? बिकॉज उसका लंग दबा हुआ है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स। और फिर भी नहीं होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनके मुंह के आगे हम फैन लगा देते हैं, छोटा सा फैन होता है, 200 रुपए का आता है ना। याद कीजिए वो कोरोना का टाइम, जब लोग सिलेंडर ढूंढते थे, टीवी में आप देखते होंगे, राइट। हमारे हेल्पलाइन नंबर आज भी चालू है, वो 24 आवर्स। हमें जब फोन करते थे कि पेशेंट इज गेटिंग ब्रेथलेसनेस, क्या करें, तो हम बोलते थे ये पोस्चर में ऐसे बिठाओ तो ठीक हो जाएगा, एक फैन लगाओ। कई जिद्दी पेशेंट होते हैं, नहीं ये क्या जुगाड़ है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोलते थे। उनको बोलते थे ठीक है आप कार में बिठा दो उनको, कार में बैठ गए, खिड़की खोल दो कार की और लेके जाओ किसी भी डायरेक्शन में, हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन उस पेशेंट को बोलो जरा बाहर झांक के देखिए हॉस्पिटल आया कि नहीं आया। अब जैसे ही बाहर झांकेगा, मुंह में ऐसे विंड आएगा, उसकी सांसें खुलेंगी, वो बोलेगा हॉस्पिटल तो आ गया लेकिन मैं ठीक हो गया, है ना। तो ये जितना आसान आपको लग रहा है, इससे भी ज्यादा आसान है। जब करते हैं हम तो हम देखते हैं कि मिरेकलस रिजल्ट इमीडिएटली आता है। क्यों? क्योंकि ये जो माउथ है, इसके अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, इसके पीछे वो रिसेप्टर्स लंग को खोलता है, लेकिन वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट तभी कर सकते हैं जब ठंडी हवा पड़े, तो वो स्विच ऑन हो जाता है, राइट। तो ये ट्रिगर्स हैं, तो ये ट्रिगर अगर कर देते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है, राइट। और ये कोई भी कर सकता है, कहीं बैठ के कर सकता है। हमारा कोविड सेंटर था पहले, वहां पे हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, अहमदनगर में 60,000 पेशेंट थे, एक भी नहीं मरा, नॉट ए सिंगल डेथ। और
ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते थे एम्बुलेंस में, उसको वहीं छुड़ा के जो मैंने अभी बताया 1 मिनट में, पिछले 2-3 मिनट में, वही हम कराते थे यूनिवर्सली। अलाउड ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में, राइट। और जैसे ही वो करेंगे, मतलब तो है ना कि उसको सांसें खुल जाएंगी, सांसें खुल जाएंगी। ये जो मैंने बताया ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि आप ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके, पोस्चर को मैनिपुलेट करके आप उस ऑर्गन को सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। तो वो चीजों की कुछ लोगों को जरूरत है, जिनको जरूरत है उनको हमने टिक किया हुआ है। अब इसको जरा समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वाला आप देखिए, HUT लिखा हुआ है, हट। हट क्या होता है, आप यहां देखिए, हेड अप टिल्ट। ये आपका बेड है और बेड को इंक्लाइन कर दिया, इस तरफ एक एक ईंट रख दिया, 5 डिग्री इंक्लाइन हो गया, और बेड में आप ऐसे रात भर सोना है, इसे कहते हैं हेड अप। जिनको टिक किया, ये किनको टिक किया है? जो एसिडिटी के पेशेंट है, जो GERD के पेशेंट है, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, राइट, जिनको ऊपर बार बार आता है खाना, है ना, तो ये उनका जो बेड होगा, हम सबका बेड ऐसा होता है ना फ्लैट, उनका बेड ये इंक्लाइन, राइट, इंक्लाइन, 2 ईंटें रख दिया, तो इंक्लाइन बेड में उनको सोना है। जो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट हैं, जो एसिडिटी के पेशेंट हैं, उनको इसमें सोना है, तो उससे उनको बड़ा फायदा मिलता है। जिनके आंखों में प्रेशर है, आई प्रेशर जिनके ज्यादा होता है, जिनके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स, वो भी जब इस वाले इंक्लाइन बेड में सोते हैं तो अगले दिन देखते हैं कि डार्क सर्कल काफी लाइट होने लगता है, धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। तो इस तरह से कई सारे मायने में इंक्लाइन बेड में कुछ लोगों को, जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, उनको फायदा होता है। उनके पार्किंसन के जो सिम्टम कम होने लगते हैं, तो वो भी इस पे इस तरह छोड़ सकते हैं। जब सिर्फ किडनी के पेशेंट जिनके पैरों में सूजन हो जाती है, उनको नहीं यूज करना है फिलहाल, तो उन्हीं को करना है जिनको हमने टिक किया है, वही करना है। तो लेकिन ये रात भर, रात भर कुछ लोगों की नींद अच्छी हो जाती है जब वो इंक्लाइन बेड में सोते हैं, इस तरह से नींद बड़ी गहरी आती है। तो एक दिन करके देखना है जिनको हमने टिक किया। वो वैसे भी कोई भी कर सकता है, जिनके पैरों में सूजन आती है वो ना करें बस, बाकी कोई भी कर सकता है। एक दिन करेंगे तो क्लियर कट डिफरेंस आ रहा है, क्लियर कट आपको फायदा दिख रहा है, तो आप रोज कर सकते हैं। दिस मीन्स कि आपका बेड ऐसे ना हो कि रोज ऐसे। ये दिस कॉल्ड हेड अप टिल्ट, HUT, हेड अप की तरफ है। इसका एक उल्टा भी है, हेड डाउन टिल्ट। अगला देखिए, हेड डाउन टिल्ट भी एक जगह लिखा होगा, होल नाइट। नहीं, ये तो जिंदगी भर हो सकता है, होल लाइफ, राइट, क्योंकि जिंदगी भर आप ऐसे, अगर इससे ज्यादा आपका आराम मिल रहा है तो जिंदगी भर कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट है नहीं इसका। नॉर्मल कोई भी कर सकता है। पहली बात तो जितनी सारी चीजें बताई मोस्टली कोई भी कर सकता है, सिर्फ जिसके पैरों में सूजन होती है उनको छोड़ दो, बाकी सब लोग कर सकते हैं। लेकिन करने के बाद एक दिन में आप ये एसेस करेंगे, क्या कुछ नींद मेरी ज्यादा गहरी हो गई, क्या मेरी एसिडिटी कम हो गई, क्या मेरे आई का प्रेशर जिनका होता है वो कम हुआ, क्या मेरे पार्किंसन अगर जिसका है वो कम हुआ, क्या इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं तो कंटिन्यू करो या छोड़ दो। एक दिन करके देखना, नुकसान तो कुछ नहीं। 5 डिग्री एक एक ईंट रख देंगे तो जितना उठ जाएगा वही, राइट, हाँ, एक एक ईंट रख देंगे तो जितना इंक्लाइन हो जाएगा, दैट इज ओके, है ना। अब इसका अगला, ये सभी को हमने टिक नहीं किया, लेकिन मैंने इसका उपयोग बता दिया ताकि जिनको टिक नहीं भी किया उनका मन करे तो दे कैन डू इट। अब अगला आता है, देखिए, हेड डाउन टिल्ट। इसका ठीक उल्टा, ये यहां पे 3 ईंटें रखने हैं, 3 ईंटें रखने हैं, तो जितना इंक्लाइन होता है 10 डिग्री इंक्लिनेशन, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 डिग्री इंक्लिनेशन, हेड डाउन टिल्ट। ये हम कराते हैं किडनी पेशेंट को जिनको पैरों में सूजन है, राइट, उनको ये कराते हैं। जिनकी यूरिन आउटपुट कम होती है, जिनकी यूरिन आउटपुट नील होती है, राइट, उनके यूरिन में प्रेशर के लिए, राइट, ब्लड फ्लो किडनी की तरफ जाए ताकि किडनी रिपेयर हो जाए, सूजन कम करने के लिए उनको हम कराते हैं। तो लेकिन जिनको करना है हमने उनको टिक किया, उनको 1 घंटा करना है, वैसे तो 2 घंटे करना है, लेकिन पहले 1 घंटा टारगेट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 2 घंटे तक ले जाइए। और कब तक करना है? जब तक सिम्टम ना चले जाए। जब सूजन आना बंद हो गया तो बंद कर दीजिए। किसी का 1 महीने में हो जाएगा, किसी का 2 महीने लग जाएंगे, किसी का 15 दिन में हो जाएगा, कोई लोग 1 हफ्ते में भी सूजन फिर नहीं आती है, तो नहीं करना था। सिम्टम जब तक रहेगा तब तक करना है। कितनी देर करना? जितनी देर आप कंफर्टेबली कर पाएंगे, खाली पेट करना होता है, नहीं तो खाना मुंह की तरफ आएगा,
फिर वो डिस्कम्फर्ट होगा, राइट। तो खाली सुबह सुबह तो खाली पेट होता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, मान लो 6 बजे रोज उठना है उनको, तो 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं। जैसे ही 4 बजे का अलार्म लगा तो अपना नॉर्मल बेड से जंप करके, साथ में इंक्लाइन बेड ये पड़ा हुआ उसमें लेट गए और आखिरी का 2 घंटा सो लिए इसी बेड में। पोस्चर चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपकी इंक्लिनेशन ये है। क्लियर होगी बात? तो ये है हेड डाउन टिल्ट फॉर द पीपल जिनमें सूजन है, पैरों में फ्लूइड डिपॉजिट है, जिनका यूरिन आउटपुट कम है। नहीं उनको नहीं, उनको नहीं करना। सूजन नहीं है ना, तो उनको कुछ दिखा होगा, बट लॉन्ग रन में नहीं करना है। हाँ, अपना इसमें अभी अपने डॉक्टर से एक बार, इसके बाद भी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस समझ रहे हैं, एक बार और भी कि आपने क्यों किया, कुछ देखा होगा, कुछ जरूर देखा होगा, बट नॉर्मली तभी मैं आपको डबल, प्लीज, तभी मैं डबल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि आपको ये पता रहे कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं हम, तभी तो आप सवाल पूछ पा रहे हैं ना, है ना, नहीं तो कैसे पूछेंगे। तो ये किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। इसको करने का कारण सिंपल इतना है कि हम ये चाहते हैं कि ब्लड फ्लो किडनी की तरफ आ जाए। अगर ब्लड को किडनी की तरफ भेजना है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, तो ये करना है। तो सूजन है तो उसको कम करना है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, किडनी की फंक्शनिंग कम है कि नहीं, इसके लिए कई सारे पैमाने हैं। उनमें से एक पैमाना सूजन है, एक पैमाना यूरिन आउटपुट कम है, एक पैमाना खुजली हो सकती है, उल्टी हो सकती है। तो इनमें से कोई पैमाने हो तो भी कई बार हम देते हैं, बट मोस्टली सूजन के लिए, मोस्टली यूरिन आउटपुट कम है तो, ठीक है ना, तो इसलिए ये देते हैं। तो बाकी एक बार हमारे डॉक्टर से और बात कर लीजिए। और लेकिन ये क्योंकि ये इंडिकेटिव फैक्टर है कि करना है, ये नहीं है तो नहीं कीजिए, है ना, तभी आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और ताकि आपको ये भी पता चले कब तक करना है, जब तक ये सिम्टम रहेंगे तब तक करना है ना। तो इस तरह से किडनी फंक्शन कम है तो ये कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझिए आप लोग, किडनी की जो फंक्शनिंग कम है ये हमें तो रिपोर्ट से ही पता चला ना, तो रिपोर्ट को तो हम देख ही नहीं रहे ना। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से किडनी फंक्शनिंग कम हम कब मानेंगे, हम तब मानेंगे नंबर 1 जब बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो यानी कि सूजन हो, नंबर 2 एक्सट्रीम कमजोरी हो, नंबर 3 बीपी इतना ज्यादा हो कि दवाई से कंट्रोल ना हो रहा हो, नंबर 4 यूरिन आउटपुट, पेशाब बहुत कम आ रहा हो, आधे लीटर से कम आ रहा हो, राइट, और अनएक्सप्लेन तरह से उल्टियां आ रही हो जो रुकती नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर हैं या इनमें से कोई 3 चीजें एक साथ हैं तो फिर किडनी फंक्शनिंग हमारी कम है, तब बोलेंगे हम, वो तो है नहीं। तो किडनी फंक्शनिंग कम आप बोल रहे हैं लेकिन आपका आधार रिपोर्ट है, तो आधार रिपोर्ट छोड़ के आपको आधार बनाना पड़ेगा अभी जो मैंने बोला। और अभी जो मैंने बोला वो कहीं भूल ना जाए, तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज देंगे ताकि ये आधार को आपको याद दिलाता रहे, आप याद रखते रहे इस आधार को, राइट। तो उस से, तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपकी किडनी फंक्शनिंग ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आप में से कुछ लोगों को लोअर LLSWI लिखा है, LLSWI लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लो LLSWI क्या होता है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इसको कहते हैं LLSWI, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ये तो जिनको अगर कोई टिक किया है उसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कर दो। कुछ लोगों को टिक किया, साथ में SOS लिख दिया। SOS मतलब जब जरूरत पड़े, जब बुखार हो तब करना है, बीपी बढ़ गया तब करना है, नींद नहीं आ रही तब करना है, ये रोज तो होगा नहीं, जब भी होगा तब करना है, तो SOS भी साथ में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कारण है, तो ये है, इसको तो मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, उसके साथ लिखा है लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट LLCWI। LLCWI मतलब लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठंडा गर्म बाल्टी, इसका नाम है LLCWI। अगर LLCWI के बाद टिक किया हुआ है तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए आपको ये करना है रोज। ये क्यों करना बोलना चाह रहे हैं,
शायद आपने कहीं आपको वेरिकोज वेन्स होगा या डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा या लोअर लिम्ब से जुड़े हुए कोई पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तो उसके हिसाब से हमने ये करने बोला। कब तक करना? जब तक कि वो डिस्कम्फर्ट चला ना जाए। तो इसे कहते हैं LLCWI। सबको नहीं टिक किया, कुछ एक लोगों को किया। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए लिखा है HWI, हॉट वाटर इमर्शन। HWI हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है कि अब पानी में जब बैठेंगे और पानी अगर गले तक होगा, इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन। पानी में बैठे हैं और पानी कहां तक है? कंधे तक या गले तक, हॉट वाटर इमर्शन। लेकिन आप लोग जब बैठे हैं, पानी कहां तक था? पेट तक था। इसे कहते हैं लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, राइट। पेट तक क्यों था? क्योंकि पहली बार में अगर यहां तक पानी होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कई लोग उतना झेल नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे हमें पानी को यहां तक लाना है, क्योंकि जब जितना पानी में बॉडी डूबेगा उतनी जल्दी असर आएगा, उतना कम बैठना पड़ेगा, उतनी फास्ट रिजल्ट आएगी। इसीलिए इसे कहते हैं HWI, हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो अब इसमें लेग रेस, लास्ट कुछ लोगों को लेग रेस हमने टिक किया होगा। लेग रेस क्या है कि ये जब आप लेटे हुए हैं तो ये दोनों पैर ऊपर, यहाँ पे 3-4 पिलो कुछ लगा दिया ताकि पैर ऐसे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हॉट वाटर इमर्शन नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी कमजोर है, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हेड डाउन टिल्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनका बीपी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन सूजन को तो ठीक करना है हमें फिर भी, तो हम उनको बोलते हैं कि आप फ्लैट बेड में रहिए, सिर्फ पैरों को ऊपर करके 2-3 घंटे रोज बिताइए। तो ये एक तरीका है जिसे हम फिर ऑल्टरनेट। इसका रिजल्ट थोड़ा धीरे आता है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जिससे रिजल्ट फास्ट आता है वो तो आप कर नहीं पा रहे। तो फिर हम इसको ये बोलते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी टिक किया होगा, तो उनको इसका मतलब ये है। अब आगे आइए, ये हीट एज मेडिसिन, जिसे पंचकर्मा के कॉलम में एक टेम्परेचर का थर्मोमीटर बना हुआ है कि हीट को बॉडी में पहुंचाना है किसी ना किसी मीडियम के माध्यम से, ऑयल के मीडियम के माध्यम से पहुंचाना है, जो आयुर्वेद में पंचकर्मा थेरेपी के हिसाब से होता है। इसमें ये सभी को हमने नहीं दिया है, कुछ लोगों को दिया है, किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 3 भी दिया है। तो ये जो पंचकर्मा थेरेपी जो आपको करना है, ये पंचकर्मा थेरेपी जो वाला करना है वो यहाँ भी आपको कराया होगा, और वही वाला किट आपको बाहर तैयार है, वो आपको आपके नाम से दे दिया जाएगा। उस किट को कैसे इस्तेमाल करना है, कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो वो भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे, पंचकर्मा एक्सपर्ट्स होंगे, हमारे डॉक्टर्स होंगे, उनसे आपको पूछना है। ये उनका वाला पार्ट है, उनसे पूछ लेना है। तो ये सिर्फ 15 दिन तक ही करना है। अगले उतने दिन के हिसाब से आपका किट बन गया है। जिनको करना है उन्हीं के लिए बना है, राइट। तो सबको नहीं करना है। और अब आगे आते हैं, कुछ लोगों को एक्यूप्रेशर भी हमने एडवाइस किया है। और तो एक्यूप्रेशर जिनको एडवाइस किया, तो कौन सा एक्यूप्रेशर करना है वो भी हमने पीछे डाला है एक पेपर, और उसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आपको हमारे एक्सपर्ट से पूछना है। कुछ लोगों को हमने होम्योपैथिक मेडिसिन भी एडवाइस किया, तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको दिया है, दे दिया, मिल गया। जिनको एडवाइस किया उनको दिया है, वो लिख के भी दिया है हमने। हमें ड्रग डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें दवाई से पीछे छुड़ाना है। ये जो होम्योपैथी भी है या पंचकर्मा भी है, ये सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए, अल्टीमेटली इसको भी छोड़ देना है एंड ड्रग फ्री लाइफ ही जीना है। नहीं, घर में बनाना इसको, रेडीमेड मिल्क हम आप प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आप जैसे कस्टमर हो तो, फिलहाल तो नहीं, लेकिन ना। तो ये बड़ा आसान है, हम रोज बनाते हैं, अब मेरे घर पे बनता है, ऑफिस में, बिल्कुल आसान है, राइट। तो यहाँ एक बात समझना है कि आप डाइट चेंज करेंगे, 0 ग्रेन आटा जैसे जिनको बोलना है, तो कई बार आपके सवाल भी हैं यहाँ पे कि कैसे करें, मेरा तो ट्रैवलिंग में जाता हूँ मैं, कैसे हो पाएगा, मैं तो ऑफिस जाता हूँ या तो बच्चा तो स्कूल जाता है, इस तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए। तो एक बात याद रखिए, जैसे मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा भी लाइफस्टाइल बहुत ट्रैवलिंग का है। अभी भी वियतनाम से आया हूँ, अभी भी कहीं और जाना है, राइट, ट्रैवलिंग में रहता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ तो यही वाला खाना बनता है, लेकिन बाकी जगह दिक्कत है। लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं आई कहीं भी दुनिया में जाऊं, क्योंकि एक बात याद रखिए, जैसे एक शराबी को कहीं भी जाए शराब मिल ही जाती है ना। हाँ, तो कभी ऐसा सुना आपने कि शराबी ने बोला कहीं मिला नहीं, आज मैं पिया ही नहीं, सुना कभी आपने? हाँ, जहां नहीं भी मिलना वहां भी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा।
इच्छा होनी चाहिए अंदर से, है ना। तो जब अंदर से इच्छा होगी तो कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा, तो बहाने नहीं रह सकते। तो वेरी सिंपल, मुझे पता है कि जैसे अभी यहां से मैं जाऊंगा, यहाँ पे हॉस्पिटल है, वैक्सीन हॉस्पिटल, वहां पे कॉन्वोकेशन है, राइट, होम्योपैथिक डॉक्टर्स का कॉन्वोकेशन है, वहां जाऊंगा। मुझे पता है कि वहां लंच में मैं वहीं रहूंगा, और वहां का लंच कुछ पता नहीं है, पहले ही पता है ना मुझे, तो जुगाड़ तो भी करूंगा। तो कुछ ना मिला तो रास्ते में केले वाला मिलेगा, 1 दर्जन केले ले लिए, 1 दर्जन केला खा लिया, दैट बिकम्स माय लंच। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई प्री प्लानिंग लिटिल बिट, इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो एक एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड शराबी लोगों का, वो एटीट्यूड आपके अंदर आना है इस चीज के लिए, है ना। वो एटीट्यूड मैटर करता है ना। तो जीरो ग्रेन आटा जब ताजा बनाएंगे, खाएंगे, बहुत स्वाद लगेगा। पैक वगैरह हो जाएगा कुछ दिन बाद तो स्वाद कम हो जाएगा, उसकी खुशबू कम हो जाएगी, ये चीजें हैं। नहीं, ग्रेन, मिलेट्स भी ग्रेन्स ही है ना। हालांकि मिलेट्स अच्छी चीज है, मिलेट्स भी यहाँ पे दिया है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए ग्रेन्स छुड़ाने पड़ेंगे। बैठी मैं समझाता हूँ थोड़ा। ग्रेन्स, कोई भी तरह का ग्रेन है, ये सबसे ज्यादा ब्लड शुगर को स्पाइक कराता है। मिलेट्स भी एकदम से स्पाइक कराता है, कोई और फूड इतना स्पाइक नहीं करता। हाँ, मिलेट्स गेहूं से कम स्पाइक करेगा, लेकिन वेजिटेबल्स, फ्रूट से अधिक स्पाइक करेगा, नट से अधिक स्पाइक करेगा। तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए हर तरह का ग्रेन को हमें कुछ दिनों के लिए खत्म करना है। वो लोग रोटी कैसे खाएंगे, तो वो लोग जीरो ग्रेन वाला खा लेंगे, टेस्टी भी है, घर पे बन जाएगा, आसान मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर वाला जो घड़ी बनी हुई आप देख रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन, कितने से कितने बजे के बीच में आपको खाना खाना है, ये फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हमने लिखा होगा 8 AM टू 6 PM। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो ऐसा कोई नहीं, बट ये है कि एक रेंज है। छोटे बच्चों के लिए 7 AM टू 7 PM को टिक किया होगा हमने, और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं या ऑलमोस्ट स्वस्थ हैं, 8 AM टू 8 PM टिक किया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, ओरल कैंसर के पेशेंट हैं, उनको 10 AM टू 6 PM इस तरह से किया होगा। अल्टीमेटली जब आप ठीक हो जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपने आप ही, 8 AM टू 8 PM। अल्टीमेटली जब ठीक हो जाएं, जब दवाई छूट गया, सिम्टम चले गए, तब। तो ये हमने जो टिक किया उसके आसपास ही रहने की कोशिश कीजिए। कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी दवाई छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, वो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ने लिखा है। वो उनसे आप एक बार और सलाह कर लीजिए अगर कोई क्लैरिटी लेना है तो, कि घर जाने के बाद कौन सी दवाई बंद करते हैं, कौन सी दवाई फिर चालू रखें। जैसे थायराइड की दवाई है, वो इमीडिएटली ना बंद करके 1 महीने बाद एक टेस्ट कीजिए, उसके आधार पे आप उसको टेपर डाउन कीजिए, है ना। तो ये है। तो अब ये जो मैंने बताया, ये इतनी सिंपल चीजें हैं कि ये सारी चीजें घर पे आराम से हो सकती है, कर सकते हैं। लेकिन ये पावरफुल भी बहुत है। इतने पावरफुल है, कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका एक नमूना, एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खास तौर पे ग्रेविटी एज मेडिसिन या हीट एज मेडिसिन, राइट। हॉट वाटर इमर्शन, जो हॉट वाटर इमर्शन मैंने बताया आपको कि ये जो बकेट में पैर डुबो के रखना गर्म पानी में, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट्स, उनको भी हम यही कराते हैं पैरालिसिस ठीक करने के लिए, और ठीक हो जाते हैं। और ये समझाने के लिए कि ये सारे चीजें सिंपल दिखते हुए भी बहुत ही पावरफुल है, ये समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। विल्मा रुडोल्फ, 1950 की बात है। एक बच्ची जो 5 साल की उम्र में उसको पैरालिसिस हो गया, पोलियो पैरालिसिस हो गया, एक टांग से उसका पूरी तरह से, ब्रेसेस पहनते थे ना बचपन में, आप देखते होंगे उस तरह का। वो 12 साल तक वो पैरालिसिस रहा, 12 साल तक। और 12 साल की उम्र में किसी ने उसकी मम्मी को बोल दिया कि बच्चे के पैर को गर्म पानी की बाल्टी में डुबो कर रखो। उसकी मम्मी ने किया, तो 12 साल तक पैरालिसिस रहा। 20 साल की उम्र में उसने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दौड़ने में, फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया 3। तो 12 साल तक जो चल नहीं सकती थी, 20 साल की उम्र में सबसे फास्टेस्ट बन भी गई। इतिहास में एक ऐसा काम किया जो इतिहास से कहीं कोई इरेज नहीं कर सकता। दैट इज द पावर ऑफ हॉट वाटर इमर्शन। ये इतना पावरफुल है, राइट। तो एक क्लिप मैं दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये जो कहानी है।
यह है विलमार की कहानी। तो पैरालिसिस जैसी चीजों में भी अगर इतने पावरफुली काम कर सकता, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह ठीक किया पैरालिसिस से जस्ट विथ हॉट वाटर इमर्शन। तो ये बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही आप पानी में, गर्म पानी में बैठते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बहुत सारे ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे आप में जो डैमेज हुआ है वो ठीक होने लगता है। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये सारी चीजें घर पे करके अपना डायलिसिस छुड़ा लेते हैं, अपनी दवाइयां छुड़ा लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी में आते हैं। अब फिर वही एक सवाल आएगा कि जिनको हमने हॉट वाटर इमर्शन बोला है, इतना बड़ा टब कहाँ से आएगा, वो बाल्टी, वो पानी कैसे होगा। हमारे पेशेंट्स आपकी तरह ही, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पे भी नहीं आए, सिर्फ वीडियो देखा, जैसे ये सारे वीडियो लाइव हो रहा है और घर पे ही कर लिया। तो उन्होंने घर पे कैसे किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत ही कम पैसे में घर पे कर सकते हैं, खासतौर पे हॉट वाटर इमर्शन। और जो किडनी के पेशेंट्स हमारे थे, जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाया करते थे, डायलिसिस से पीछे छुड़ाने के लिए घर पे रहते हुए उन्होंने किस तरह से हॉट वाटर इमर्शन बनाया, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, घर में कैसे जुगाड़ किया। तो ये गर्म पानी का टब है, जैसे जैसे पानी ठंडा होगा खुद ही पानी इसमें डालते जाएंगे। ये डायलिसिस से पहले थी बट डायलिसिस फ्री हो गई और बिल्कुल इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल भी पैसा बिना खर्चा किए हो सकता है। इन्होंने अपने फ्रिज का दरवाजा हटा दिया, इन्होंने अपने एक दीवार लगा दिया छोटा सा अपने ही टॉयलेट में, और गर्म पानी का गीजर तो ऑलरेडी है, पानी को कंट्रोल करने के लिए 2 टैप आप देख ही रहे हैं। इन्होंने तो टेक्नोलॉजी लगा के, खुद ही इंजीनियर है, एक पोर्टेबल डिवाइस बना दिया। पानी गर्म अपने आप होता है, गर्म होने के बाद कट ऑफ भी अपने आप होता है, और ये पोर्टेबल कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं, तो लोगों ने अपना अपना दिमाग लगा के किस तरह से जुगाड़ किया। अंदर एक थर्मोस्टेट भी लगा दिया ताकि पानी अपने आप ही, इन्होंने एक टीवी भी लगा दिया ताकि बोर ना हो जाए, तो बाथरूम के अंदर आराम से टीवी देख सकते हैं। इनके घर में कोई जगह नहीं थी तो इन्होंने बाहर ही बनाया। ये जो पैनल है, ये पैनल तो इन्होंने हमसे खरीद लिया, लेकिन सीमेंटेड बाकी जुगाड़ इन्होंने बाहर ही खुद ब खुद कर लिया। छोटा सा आप देख रहे हैं वहां पंप भी है। ये सिंटेक्स का टैंक, पानी का टंकी होता है छत में, उसको आधा काटा और उस आधे काट के उसका हॉट वाटर इमर्शन बना दिया। इन्होंने तो सीधे अमेजन से और इस तरह के साइट से ये टब खरीद लिया और एक थर्मोस्टेट खरीद लिया और अपने घर के गीजर से कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से इन्होंने डायलिसिस से पीछे छुड़ाया। तो ये देखिए कि अगर हमें दिमाग में बैठ जाए करना ही है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, आइडिया आ ही जाता है, काम तो चल ही रहा है, काम चलने से मतलब है। हाँ, काम ये इन्होंने देखिए सिंटेक्स टैंक को काट दिया, इनकी वाइफ के लिए इन्होंने बनाया, उनके कंफर्ट के लिए एक कुर्सी भी लगा दी ताकि आराम से बैठ पाए, 1 घंटा 2 घंटा बैठना होगा। इनके पास पैसे बाहर नहीं थे तो इन्होंने गड्ढा ही खोद दिया, उसमें पॉलिथीन डाल दिया, उसके अंदर गर्म पानी डाल के उसी का हॉट वाटर इमर्शन बना दिया। देखिए इन्होंने एक मेटल का फ्रेम बनाया और जो पॉलिथीन मिलता है जो हीट में पिघले ना, और इन्होंने 2 गीजर लगा दिए, गर्म करने के लिए और गर्म रखने के लिए। ये अजमेर का बच्चा है, डायलिसिस 2 बार जाता था, अब वो डायलिसिस फ्री हो चुका है, और ये गर्म पानी में किस तरह से ये जुगाड़ से ये बना है, एंड बट इट इज वर्किंग, राइट। सो सिंप्लिसिटी, आसानी से बन सकता है और वो भी आसानी से काम कर सकता है। इसके आप थोड़े से एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। तो काम होना चाहिए, एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी को हीट मिल रहा है, एज लॉन्ग एज वाटर का प्रेशर मिल रहा है, इट विल वर्क। फिर चाहे आप यहाँ पे करें जहां पे सब कुछ बड़ा सोफिस्टिकेट दिखता है, या घर पे करें इस तरह से आसान सिंपल तरीके से, दोनों ही एक जैसे काम करेंगे, बोथ विल वर्क सेम, राइट। तो अब इसके साथ हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। जीरो ग्रेन जो आटा की बात कर रहे हैं, तो ये रेसिपी आपके पास अगर नहीं है तो है ऑलरेडी ना, हम ये मिल गया आपको, है ना। तो ये रेसिपीज आपको मिल गई हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जीरो ग्रेन चपाती। सभी के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि कोई भी खाएगा तो नुकसान भी कुछ नहीं है, लेकिन जिनको हमने रिकमेंड किया है उनको कुछ दिन तक, जब तक कि उनकी प्रॉब्लम, चाहे वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 की प्रॉब्लम हो, जो वाली आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपको उसको लेना है।
तो ये जो है, ये आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा। आप यहाँ पे आप देखिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है नीचे लिखा हुआ। अब घर जाने के बाद अगले एक हफ्ते के अंदर आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, कुछ डाउट्स आएंगे, और या फिर कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट्स वगैरह, आपके रिपोर्ट्स वगैरह, आपकी सिम्टोमेटिक क्या हुआ वो बताना चाहेंगे, तो कहाँ बताएंगे? यहाँ बताएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रिंटेड है। इसी नंबर से हम आपको ये तीनों दिन की वीडियो भी डाल देंगे, ये व्यूज में डाल देंगे, और इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी वो भी उसमें डाल देंगे, ताकि वो एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाए रखी हुई। अब अभी पहले एक बार खत्म कर लेते हैं। एक्सप्लेन आप अभी बाहर जाके आराम से तसल्ली से पूछ लीजिएगा। इनमें से कोई चीजें आपको एक्सप्लेनेटरी चाहिए होगा तो उसी के लिए अगला जो पार्ट है उसी के लिए है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपके भी जो घर के लोग हैं उनके बारे में भी मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन अभी पहले तो प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ पे पहले उन्हीं का जवाब दे दें। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना है। कोई भी आपको अपने से जुड़ा हुआ कुछ पूछना है तो इसमें पूछना है, कोई इमरजेंसी हो गया तो इसमें डालना है। इधर उधर कई सारे नंबर हमारे यहाँ, कई सारे हॉस्पिटल है, कई सारे नंबर है। पेशेंट कभी कोई और नंबर है इंटरनेट से देख के कर देते हैं तो उनको ठीक से जवाब नहीं मिल पाता कई बार, या इमीडिएट जवाब नहीं मिल पाता। इसीलिए आप इधर उधर ना जाके इस नंबर में करना है जो करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सैटरडे, कमिंग सैटरडे को शाम को 5 बजे दोबारा हम मिलेंगे जूम में, और जूम का लिंक भी मैं इस नंबर के माध्यम से आपको भेज दूंगा। जो लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन करें, और उसमें आप इस एक हफ्ते में जो सवाल होंगे, या अभी जो सवाल आपके अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ सवाल आ रहे हैं, वो सवाल भी हमें दे दीजिए एंड विल ट्राई टू आंसर इट इन दैट सैटरडे, राइट, शाम को। ये जो सिलसिला है इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, राइट। तो यही इसकी अच्छी बात है कि एजुकेशन लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, जिज्ञासा कभी खत्म ना तो होनी चाहिए ना होती है। तो खैर इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब दोबारा मिलेंगे हम सैटरडे को ऑनलाइन में। विद दैट आई कंक्लूड दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।